गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये जो 10+2 का हमने स्टार्ट किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने कंप्लीट कर ली थी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जो था इलेक्ट्रिक करंट के साथ वो भी हमने पूरा कर लिया था। इसके बाद बेटा जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने मोबिलिटी, और मोबिलिटी को किससे डिनोट किया था? म्यू से। होता क्या था ये? The drift velocity per unit electric field intensity, इसको हमने क्या बोला था बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी बोला था, तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड कूलम पर न्यूटन। ये इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मोबिलिटी का। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा हमने फार्मूला ड्राइव किया था E बाय m इनटू में टाउ, ऐसा करके। वो फार्मूला अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाता है? E बाय m इनटू में टाउ बाय में E से E कैंसिल हो जाएगा। मोबिलिटी का फार्मूला E टाउ बाय में n हो जाएगा। क्लियर है ना? तो क्या होता है इसके अंदर, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? मोबिलिटी मतलब इधर उधर घूमने की जो क्षमता है उसको मोबिलिटी बोलते हैं, इट्स एबिलिटी टू मूव इन द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर कौन सा ज्यादा मूव करेगा? तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 × 10⁻³ kg और प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻27 kg। तो क्या होगा? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगी? E टाउ बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा? E टाउ बाय में मास ऑफ प्रोटॉन। अब क्या है? प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है, ज्यादा ना? तो मोबिल कौन ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा वो कम मोबाइल होगा। इसका मास ज्यादा तो इसकी मोबिलिटी कम, इसका मास कम तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना दोनों। तो हम ऐसा कह सकते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है? समझ में आया आपको? ये आशा करता हूं समझ में आया होगा। ये पहला टर्म था बेटा मोबिलिटी। इसके बाद में दूसरा टर्म है मोबिलिटी के बाद करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को बेटा J से लिखते हैं। होता किसके बराबर है? करंट पर यूनिट एरिया, करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हमने I का वैल्यू निकाला था, किसके बराबर था? 90 ANEVD के बराबर था। तो यहाँ पे I का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं ANE इनटू में VD डिवाइड बाय A, से A कैंसिल हो जाएगा, NEVD हो जाएगा। तो VD का वैल्यू भी हमें पता था E टाउ बाय m, E टाउ बाय m। यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो NE और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू E टाउ बाय में m, तो हमारे पास NE स्क्वायर कैपिटल E बाय m इनटू में टाउ। ये आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? ये आपके पास करंट डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? करंट डेंसिटी। तो ये दो टर्म्स थी हमने पढ़ी। इसके बाद में है बेटा आपके वाला टॉपिक जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो, उसका नेम है ओम्स लॉ। ओम्स नेम का साइंटिस्ट है, उसने एक लॉ दिया था जिसको क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। क्या बोलता है ये बोलता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को आपने बाहर से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी बैटरी कनेक्ट करवाई आपने उसके साथ। बैटरी कनेक्ट करवाई इसका मतलब आपने क्या लगाया? पोटेंशियल।
और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इसके अंदर से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब बोलता है कि जैसे ही हम ये पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे ही करंट का वैल्यू भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लो through a conductor, the current flow through a conductor is directly proportional to the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor। ओम्स लॉ बोलता है जो करंट फ्लो करेगा इसके अंदर से वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल के। यानी अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर करंट का वैल्यू क्या बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी अगर हम I और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। अब क्या होता है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाता है R, V इज इक्वल टू RI। इस R का नेम है बेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इस R का क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नाम दिया। तो ये R जो होगा बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, V बाय I के बराबर। अब V है पोटेंशियल, इसका यूनिट वोल्ट होता है, I है करंट, इसका यूनिट एम्पियर होता है। तो R का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, और इसको क्या बोलते हैं, ओम्स। सिंपल बेटा इसका ये है, क्लियर है ना। तो ये आपके पास क्या आया, R की वैल्यू आई। R का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओहम। क्या होता है, ओहम। और किसके बराबर होता है, एक ओहम किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। यानी जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और कंडक्टर के अंदर से करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर का, उस टाइम जो आपका रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का वो कितना होगा, 1 ओहम का होगा। तो इस R के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ओम्स ने हमें क्या बताया, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, R इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, V और I के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दिस इज स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है ये, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो इस ओम्स लॉ में क्या होता है, हम ओम्स लॉ के बेस के ऊपर जितने भी मटेरियल हमको दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक तो है ओहमिक कंडक्टर या ओहमिक मटेरियल, ओहमिक मटेरियल्स और नॉन ओहमिक मटेरियल्स, ओहमिक मटेरियल्स और नॉन ओहमिक मटेरियल्स। अब बेटा ओहमिक मटेरियल्स क्या होंगे, द मटेरियल दैट ओबे ओम्स लॉ। ऐसे मटेरियल जो ओम्स के लॉ को ओबे करते हैं उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, ओम्स मटेरियल बोलते हैं। अब ओम्स मटेरियल के अंदर मोस्टली बेटा इनका एग्जांपल मेटल्स हैं, मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, ओहमिक मटेरियल। और ओहमिक मटेरियल जो होगा उनमें जो ग्राफ होगा, ग्राफ बिटवीन V यानी पोटेंशियल एंड करंट, पोटेंशियल एंड करंट के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसके बीच पोटेंशियल और करंट के बीच जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, किसमें, ओहमिक मटेरियल्स में। तो ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको ओहमिक मटेरियल बोलते हैं। ग्राफ उनके बीच में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब मेन बात आती है नॉन ओहमिक। अब नॉन ओहमिक मटेरियल जो होते हैं बेटा, इनको लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ भी बोल दिया जाता है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ ये भी बोल दिया जाता है। यानी ओम्स लॉ हर जगह पे नहीं लगता, हर एक मटेरियल पे अप्लाई नहीं होता।
ये सिर्फ कंडक्टर में होता है। कुछ ऐसे मटेरियल भी हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर जिसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओम्स लॉ एप्लीकेबल जिन मटेरियल्स पे नहीं होता है ऐसे मटेरियल्स को नॉन ओमिक मटेरियल्स बोलते हैं, और इनमें V और I के बीच में जो ग्राफ होगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो हम कैसे बोल सकते हैं, देखिए नॉन ओमिक मटेरियल्स क्या होंगे, मटेरियल्स दैट डोंट ओबे ओम्स लॉ। ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक मटेरियल बोलते हैं। और नॉन ओमिक मटेरियल का एग्जांपल, पहला एग्जांपल है बेटा सेमीकंडक्टर। पहला एग्जांपल क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप थोड़ा बहुत पता होगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर होते हैं। और इनके बीच में क्या होता है, देखिए आगे हम 9th यूनिट में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमीकंडक्टर के अंदर V और I के बीच में ग्राफ निकालते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर V और I के बीच में ग्राफ शो करते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, इस तरह का ग्राफ आता है। अब ओमिक मटेरियल में तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लेकिन ये ग्राफ कैसा है, इस टाइप का। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं, या फिर नॉन ओमिक मटेरियल्स बोलते हैं इनको, सेमीकंडक्टर को। दूसरा इसका एग्जांपल है बेटा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, एक तो कंडक्टर जिसमें करंट जाए उसका रेजिस्टेंस हो, एक सुपर कंडक्टर जिसमें इतना करंट जाए कि रेजिस्टेंस उसका 0 हो। यानी कुछ मटेरियल्स, some materials have zero resistance at low temperature is called superconductor। उनको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर उनको बोलते हैं। जब रेजिस्टेंस ही 0 हो जाएगा तो ये ओम्स लॉ को ओबे करेगा क्या, नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी कौन सा मटेरियल है, ये भी नॉन ओमिक मटेरियल्स है। कौन सा मटेरियल है बेटा, ये नॉन ओमिक। उतार लीजिएगा ओमिक मटेरियल, नॉन ओमिक मटेरियल। नॉन ओमिक मटेरियल दैट डोंट ओबे ओम्स लॉ एंड द ग्राफ बिटवीन V and I is always current, not straight line। superconducting material या superconductor material which have zero resistance at low temperature is called superconductor। तो ये बेटा लिमिटेशन थी ओम्स लॉ की। अब आगे हम जो R आया था रेजिस्टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे जो बेटा क्या आया था, R जो आया था क्या, रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ में जो R आया है रेजिस्टेंस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस में क्या देखे, क्या होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला हमें पता V by R, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। ये किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच it oppose the flow of current। कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कंडक्टर करंट के फ्लो का अपोज करे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आपके पास आया था V by I, V का यूनिट वोल्ट और I का एम्पियर। तो इसका क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम्स बोलते हैं। इसका सिंबल इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो कई बार बेटा इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम राइट कर लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर है, V by I के। अब V हमें पता है पोटेंशियल, किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसके बराबर। तो V की जगह पे W by Q into में I पुट कर देंगे। अब W का आपको पता है, वर्क का m/2t - 2, चार्ज का आपको पता है 80, करंट का आपको पता है A। तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा mL/2t - 2
ए टू टी, ये टी ऊपर जाएगा माइनस का हो गया एम एल टू ए माइनस टू टी माइनस थ्री। ये आपके पास रेजिस्टेंस का क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। और रेजिस्टेंस का बेटा सिंबल जो होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस है, वो इस टाइप का होता है, इस टाइप का सिंबल है, इसका आर ऐसे लिखते हैं। ये आर एक रजिस्टर है, रजिस्टर भी बोल देते हैं इसको, रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रजिस्टर। इस प्रकार का सिंबल होता है, इस टाइप का सिंबल होता है इसका रेजिस्टेंस का। तो अब ये रेजिस्टेंस जो है ये कंडक्टर के कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, देखिए ये हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि बेटा ये कंडक्टर है आपके पास और इस कंडक्टर की लेंथ L है और A इसका एरिया है, आपने इसको बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ा हुआ है और इसके अंदर से करंट जा रहा है, ये वाला I ऐसा। तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर directly proportional to length of conductor, length of the conductor, यानी R directly proportional to L। अगर लेंथ बढ़ा दी आपने तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर inversely proportional to area of conductor, area of conductor। तो क्या होगा, R inversely proportional to A। एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों को मिला के देखिए, हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। इट मीन जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना बेटा, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है जिसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं। इसको ये जो कांस्टेंट लगा है रो से हम इसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या सीधा ही रेजिस्टिविटी यहाँ कई जगह पे आपको लिखा मिलेगा। तो रो रेजिस्टिविटी। अब इनमें देखिए, अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, एरिया डबल कर दें तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस तो लेंथ पे और इस पे डिपेंड किया, लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है इसको हम पढ़ेंगे कि ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। It means if we increase the length of conductor twice, keeping area same, then the resistance of wire or conductor became double. Or if we increase the length twice, reduce area half, then resistance increase by 4 times. तो ये बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे लेंथ, एरिया, इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे करके एक नंबर का न्यूमेरिकल एक बार पूछ लिया जाता है कि इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकेम ट्वाइस and area reduced to half, ऐसे पूछ लिया जाता है। What is new resistance? नया रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए ये आपके पास एक कंडक्टर था, इसकी लेंथ L थी, एरिया A था। जब ये ऐसा था तो रेजिस्टेंस क्या था, रो L बाय A था,
ये तो ओरिजिनल। अब आपने क्या किया, ये तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, ऐसे निकालिएगा आप, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, फिर आपने लेंथ ट्वाइस कर दी, यानी R इज इक्वल टू रो, तो रो का तो कोई इसमें रो ही नहीं है, लेंथ आपने क्या कर दी ट्वाइस, डबल कर दी, एरिया आपने क्या कर दिया हाफ, आधा कर दिया, a/2 ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 रो L/A, ये नया रेजिस्टेंस आ गया आपके पास। तो नया रेजिस्टेंस जो है, पुराना रेजिस्टेंस रो L/A R, पुराने रेजिस्टेंस का कितना होगा 4 टाइम्स। तो ये बेटा आपके पास इस टाइप से आप क्या निकालोगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आती है इसके ऊपर तो आप निकालोगे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे वाले लेक्चर के अंदर बेटा हम रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना।